Hello students, in this lecture we will study about the unification of Great Britain. In previous lecture we have read about the unification of Germany and Italy, but same process, उस process से unification of Britain की जो history है वो उससे थोड़ी सी अलग है. Formation of British nation not due to the sudden revolution. जबकि हमने देखा कि इटली, जर्मनी ये सडन रिवॉल्यूशन का परिणाम थे. लेकिन यहाँ जो ग्रेट ब्रिटेन की बात अगर हम करते हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस था. एक लंबी टाइम से जो इंग्लैंड के लोगों का डोमिनेशन चला आ रहा था, ये उसका परिणाम था. इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. नो ब्रिटिश नेशन टिल 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी तक अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो कोई भी ऐसा नेशन स्टेट नहीं बना था. तो इट मीन्स इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ यूके के फॉर्मेशन का, ये 18th सेंचुरी के बाद में हुआ है. उस समय में ब्रिटिश आइसलैंड्स कंप्राइज 4 एथनिक ग्रुप्स. वहां पर जो आज हम ग्रेट ब्रिटेन की जो एक लोकेशन देखते हैं तो वो तब 4 एथनिक ग्रुप्स में से बना हुआ था. consisted of Wales, Scots, Irish and English. तो वेल्स जहां रहते थे उस जगह को वेल्स कहा जाता था. स्कॉटिश जहां रहते थे स्कॉटलैंड के नाम से फेमस था. आयरिश जहां रहते थे आयरलैंड के नाम से फेमस था. और इंग्लिश जहां रहते थे वो इंग्लैंड के नाम से फेमस था. एंड दे हैड देयर ओन इंडिविजुअल कल्चर्स एंड द पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑल्सो. सभी के अपने अपने मोनार्की थी, अपने अपना सिस्टम था, अपना अलग कल्चर था, अपनी लैंग्वेज अलग अलग थी. इन चारों में से जिसने सबसे ज्यादा ग्रो किया वो था इंग्लैंड. सो इंग्लैंड स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर. इन सब में क्योंकि इसको कई सारे सर्कमस्टांसेस ने सपोर्ट किया इंग्लैंड को. एक तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ आया. दूसरा, इंग्लैंड 18th सेंचुरी तक अपने उपनिवेश भी बढ़ाने में, अपनी कॉलोनीज वगैरह सेटअप करने में भी सक्सेसफुल रहा. इसलिए इंग्लैंड इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल होकर इमर्ज हुआ. इंग्लैंड पार्लियामेंट चीफ इंस्ट्रूमेंट्स इन क्रिएशन ऑफ इंग्लैंड सेंट्रिक नेशन स्टेट. इंग्लैंड पार्लियामेंट, इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में जो मोनार्की थी उससे पावर छीन के एक ऐसे राज्य का निर्माण करने की कोशिश की जो इंग्लैंड सेंट्रिक नेशन स्टेट की कोशिश की उन्होंने. कैसे? जिसमें इंग्लैंड जो है वो मेन जो इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में रहेगा. तो ऐसा उन्होंने 1688 में किया. फाइनली Act of Union 1707 resulted in the formation of UK. और 1707 के जो एक्ट जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन का गठन हुआ. इस एक्ट ने इंग्लैंड की सत्ता, इंग्लैंड का डोमिनेशन स्कॉटलैंड पर पूरी तरीके से प्रभावी बना दिया. पूरी तरीके से इंग्लैंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जो मेंबर थे वो इंग्लिश थे, इंग्लैंड के मेंबर थे. तो इसलिए इस एक्ट का प्रभाव जो है वो स्कॉटलैंड पर सबसे पहले पड़ा. स्कॉटलैंड फॉर्मेशन ऑफ यूके में एनेक्स होने वाला सबसे पहला स्टेट था. आइए हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन स्कॉटलैंड. एक्ट ऑफ यूनियन लागू हो जाने के बाद रिप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर, वहां के कल्चर को दबा दिया गया. और स्कॉटलैंड के कल्चर पर इंग्लिश कल्चर का डोमिनेशन हमको देखने को मिलता है. कैथोलिक क्लेम्स, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो प्रोटेस्टेंट ब्रांच को फेवर करता था. क्रिश्चियनिटी की 2 ब्रांच हैं जिसमें से एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक है. तो इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट को फेवर करता था. इसलिए वहां पर जो कैथोलिक क्लेन्स के लोग थे, कैथोलिक ब्रांच को जो मानने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स थे वो दे सफर्ड रिप्रेशन व्हेन दे ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट. जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आजाद होने का प्रयास किया तो उनको पूरी तरीके से रिप्रेस कर दिया गया.
यहाँ तक कि जो स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे, दे फॉरबिडन टू स्पीक देयर लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस ऑल्सो। उनसे उनको एक नेशन स्टेट के अंदर आने के लिए कहा गया और उनकी जो अपनी भाषा थी और जो उनकी अपनी नेशनल यूनिफॉर्म थी उसको पहनने से भी मना कर दिया गया। सेवरल ऑफ देम फोर्सफुली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। कईयों को जो इस बात को जिन्होंने नहीं माना उनको वहां से निकाल दिया गया और इस तरीके से स्कॉटलैंड जो है वो यूके का हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड एक सेपरेट जो आइलैंड्स हैं जो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तो आप एक उसमें देख सकते हैं, लेकिन आयरलैंड जो है वो अलग इससे सेपरेट था आइलैंड्स। द पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड डिवाइड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ के प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड जो प्रोटेस्टेंट का फेवर करता था, तो यहाँ के प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया। इंग्लैंड हेल्प द आयरिश प्रोटेस्टेंट टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर होल कंट्री, और उनसे कहा कि आप पूरे जो है होल कंट्री पर जो है प्रोटेस्टेंट को का डोमिनेशन हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि ताकि प्रोटेस्टेंट की सत्ता होल कंट्री पर सेटअप हो जाए। कैथोलिक्स ने विरोध के जरिए, विद्रोहों के जरिए उनका विरोध करने की कोशिश की, रिवोल्ट्स के जरिए, इंक्लूडिंग वन बाय वुल्फ टोने सप्रेस्ड। और जो एक रिवोल्ट इसके द्वारा किया गया था वुल्फ टोने के द्वारा 1798 में, उसको सप्रेस कर दिया गया। आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो जितने भी कैथोलिक रिवोल्ट्स हुए आयरलैंड में, उनको प्रोटेस्टेंट जो लोग थे वहां पर, उन्होंने ब्रिटिश सपोर्ट के द्वारा उनको रिप्रेस कर दिया गया। न्यू ब्रिटिश नेशन फोर्स थ्रू प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इज इंग्लिश कल्चर। अब वो भी 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया गया, जिसमें जो कौन सा कल्चर डोमिनेटिंग था? इंग्लिश कल्चर, क्योंकि होल सोल जो बोलबाला था वो किसका था? इंग्लैंड का। देखिए, सिंबल्स ऑफ ब्रिटेन एक्टिवली प्रमोटेड। पूरे ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटिश फ्लैग को फहराया जाने लगा, यानी कि उसको सम्मान, ऑनर किया गया। ब्रिटिश नेशनल एंथम जो गॉड सेव अवर क्वीन इस टाइप से गाया जाता है, उसको मान दिया गया, उसको सम्मान दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज कर दी गई चारों जो आइलैंड्स थे उनमें। एंड ओल्डर नेशन, जो पुराने जो नेशन थे, पुराने जो स्कॉटिश कल्चर थे, आयरिश कल्चर थे, वो केवल एक सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन यूनियन। वो इस फॉर्मेशन में, इस यूनियन में केवल एक सबॉर्डिनेट